हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 21 जनवरी 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, हम लोग उसी का आज मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान दिया हुआ है के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन 2 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन 3 स्कीमा मनोबंध, ऑप्शन 4 है मनोवैज्ञानिक उपकरणों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 स्कीमा मनोबंध। तो यहाँ पर जीन पियाजे की बात की गई है, तो जीन पियाजे से जितने भी फैक्ट निकल कर आ रहे हैं उन सब को हम लोग जान लेते हैं। तो जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें पहला नंबर है संवेदी गामक अवस्था। यह अवस्था जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था इनकी आती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था आती है इनकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान दिया हुआ है पर जोर होना चाहिए, यानी कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 कह रहा है अविभेदी समरूपी निर्देशों, ऑप्शन 2 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन 3 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ऑप्शन 4 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। तो समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जिसमें हर प्रकार के बच्चे शामिल किए जाते हों, उसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 गुणारोपण, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 संतुलीकरण, ऑप्शन 4 सांस्कृतिक उपकरणों। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सांस्कृतिक उपकरणों। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की की बात की जा रही है। तो लेव वाइगोस्की जो है यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे और लेव वाइगोस्की ने ZPD की अवधारणा, अंतःक्रिया, सांस्कृतिक का अधिगम पक्ष, अधिगम स्तर में भिन्नता, ये सब शब्द जो है लेव वाइगोस्की के हैं। और लेव वाइगोस्की का जो पासवर्ड होता है वह होता है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन 1 विकलांग छात्र, ऑप्शन 2 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन 3 छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन 4 मंदित छात्र। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पर दिव्यांगजन बालक की बात की जा रही है। तो इसका नाम जो था पहले विकलांग बालक था। तो विकलांग बालक किसे कहते हैं,
कुछ बालकों में जन्म से ही शरीर के किसी अंग में दोष होता है और कुछ को बाद में बीमारी, दुर्घटना आदि से हो जाता है। इन्हें विकलांग बालक कहते हैं। आजकल इन्हें ही दिव्यांग बालक भी कहा जाता है। और इसके जो है विकलांग बालक के प्रकार जो हैं वह होते हैं अपंग और अंधे एवं अर्ध अंधे और बहरे या अर्ध बहरे। तो अपंग बालक किसे कहते हैं? ये किसी जन्मजात कारण, बीमारी या दुर्घटना से अपंग हो जाते हैं। इसमें लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे आदि आते हैं। और अंधे एवं अर्ध अंधे बालक किसे कहते हैं? ये दृष्टि दोष है, बीमारी या दुर्घटना या जन्मजात होता है। बहरे या अर्ध बहरे बालक जो है, या बहरा व्यक्ति वह है जिसने कभी कोई आवाज़ न सुनी हो। जो कम सुनते हैं उन्हें अर्ध बहरा कहा जाएगा। पूर्ण बहरे प्रायः गूंगे भी होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन 1 अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। ऑप्शन 2 कह रहा है मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। ऑप्शन 3 कह रहा है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। ऑप्शन 4 कह रहा है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। तो यह प्रश्न जो है जीन पियाजे से मैच करता है। यानी कि जीन पियाजे की जो 4 अवस्था थी वह सीरियल वाइज थी। संवेदी, उसके बाद सांस्कृत्यात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो इसमें हमारा जो हो रहा है ऑप्शन 4 सही हो रहा है, क्योंकि इसमें दिया हुआ सांवेदिक, सांवेदिक के बाद मूर्त, फिर अमूर्त। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। ऑप्शन 2 अति सक्रियता। ऑप्शन 3 असतर्कता। ऑप्शन 4 कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। सातवां कह रहा कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन 1 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 2 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करा। और ऑप्शन 4 है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो जितने भी लोग इस समय यह वीडियो देख रहे हैं वह लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट से संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड की जाए वह आप लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 1 संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन 3 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन 4 है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन 1 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन 2 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन 3 अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन 4 विषय वस्तु को यत्रवत याद करना। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अधिगम की अभिप्रेरणा को
किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन 2 कह रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 3 यत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन 4 बच्चे को दंड देकर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 बच्चे को दंड देकर, यह भी निगेटिव वाक्य है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, यह भी रट्टा मारने की बात कर रहा है, यह भी निगेटिव है। और बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यह भी निगेटिव में आ रहा है। तो यह तीनों गलत हो जाएगा। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन 2 बारंबार परीक्षाएं। ऑप्शन 3 अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन 4 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अन्वेषण और संवाद। यानी कि बालक को जो है एक दूसरे से बात करने का भी मौका देना चाहिए, यानी कि वह अन्वेषण कर सकें, समझ सकें। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। ऑप्शन 1 कह रहा वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ऑप्शन 2 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन 3 विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन 4 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहता है? तो ऑप्शन 1 कह रहा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। ऑप्शन 2 लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन 3 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो यह जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खाली स्थान दिया हुआ चरण को दर्शाता है। ऑप्शन 1 प्रथागत। ऑप्शन 2 उत्तर प्रथागत। ऑप्शन 3 प्रथा पूर्व। ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रथागत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन 1 तत्परता का नियम। ऑप्शन 2 तनाव का नियम। ऑप्शन 3 प्रभाव का नियम। ऑप्शन 4 अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक ने जो है 3 नियम बताए थे। उनका नियम था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इनमें से जो नहीं है वह है तनाव का नियम। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 तनाव का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन 2 व्यवहारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 3 विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 4 विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ऑप्शन 2 इसी में कह रहा है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत। यह जो है यह वाटसन का है। वही वाटसन है जिन्होंने कहा था कि हमें 2 साल का बालक दे दो,
हम उसे जो चाहें वह बना सकते हैं। चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी हम बना सकते हैं। और ऑप्शन 3 विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया हुआ है यह जीन पियाजे का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन 1 मंद बुद्धि, ऑप्शन 2 सामान्य बुद्धि, ऑप्शन 3 श्रेष्ठ बुद्धि और ऑप्शन 4 कह रहा है क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक का जो बालक माना जाता है वह सामान्य बुद्धि का माना जाता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन 1 भाषा विकास, ऑप्शन 2 सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 नैतिक विकास, ऑप्शन 4 शारीरिक विकास। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नैतिक विकास। यानी कि कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विकास के नाम से जाना जाता है। तो कोहल वर्ग के बारे में जो है पासवर्ड है वह है नैतिक द्विधा। कोहल वर्ग ने जो अध्ययन किया था वह हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है जिसकी बीवी को एक प्रकार का कैंसर था। इसी से संबंधित जो है इन्होंने अध्ययन किया था। और कोहल वर्ग की प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऑप्शन 1 न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 4 एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन 1 जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 मध्य बाल्यावस्था और ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।